सभी छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। पिछले वीडियोज में हमने बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य पाठ 2 विद्यापति पदावली साथियों मैथिली भाषा का इसमें बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। प्रचुर मात्रा में कई भाषा वैसे आई है। जो हमारे गायक हैं उनके जो जिन्होंने पदावलियों का गायन किया है उन गायकों के देश भेद होने के कारण कई भाषाओं का इसमें सम्मिश्रण हो गया है, लेकिन मेन भाषा जो है वो मैथिली भाषा है पदावली के अंदर। तो आप देखेंगे साथियों, ये कवि हैं आपके विद्यापति। यहाँ प्रश्न आपको पूछा गया है विद्यापति पदावली के आधार पर विद्यापति के शिल्प पक्ष की समीक्षा कीजिए। साथियों, शिल्प पक्ष अभी पिछले वीडियो में हमने भाव पक्ष की समीक्षा की थी, अब हम करने जा रहे हैं शिल्प पक्ष। तो ये शिल्प पक्ष क्या होता है? कई बार क्या होता है, छात्र जो हैं भ्रमित हो जाते हैं, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया जाता है, वो भ्रमित हो जाते हैं कि हमने ये चीज तो पढ़ी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, आप समझ लेंगे। देखेंगे ऊपर, चाहे तो कहा जाए विद्यापति कुशल काव्य शिल्पी थे, काव्य शिल्पी भी एक काव्य शिल्पी बोलते हैं तो भी वही बात है, कला पक्ष बोले तो भी वही बात है, और शिल्प पक्ष बोलते हैं तो भी उसका वही अर्थ है। साथियों, इन तीनों बातों का समान ही अर्थ है, कुछ अलग अलग नहीं है। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न कितना ही घूम के आ जाए, लेकिन इन चीजों का आप अर्थ समझ जाएंगे तो आपको कभी भी भ्रमित नहीं होना पड़ेगा। आगे आप देखेंगे यहाँ शिल्प पक्ष की समीक्षा पूछी गई है, तो बात करते हैं। सबसे पहले आंसर में ले चलते हैं आपको भूमिका की। भूमिका क्या है इसकी देखेंगे आप आगे। तो बच्चों, भूमिका में जैसे कि भाव काव्य पुरुष की आत्मा है और शैली उसका शरीर। भाव जो है ना वो तो काव्य पुरुष की आत्मा है, काव्य को यहाँ पुरुष बताया गया है, काव्य पुरुष की आत्मा है और शैली उसका शरीर। शैली विचारों का दृश्यमान रूप होता है। कलाकार जो कुछ देखता है, सुनता है, सोचता है, समझता है और अनुभव करता है, साथियों उसे अभिव्यक्ति देना चाहता है। सामान्यतः शिल्प या शैली अथवा काव्य के कला पक्ष के अंतर्गत कवि की भाषा, अलंकार और छंदों की परख की जाती है। तो यहाँ साथियों व्याकरण संबंधी जो शिल्प पक्ष होता है वो टोटल व्याकरण संबंधी होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत कि जो हमारा भाव पक्ष होता है वो भावनात्मक तौर पे उसमें पॉइंट आते हैं, भक्ति भाव के आते हैं, प्रकृति चित्रण के आते हैं, संयोग, श्रृंगार, संयोग, वियोग और कैसे श्रृंगार वर्णन किए जाते हैं। और उसमें ये जो शिल्प पक्ष पूछा गया है इसमें व्याकरण संबंधी सारे पॉइंट आएंगे आपको, जैसे अलंकार, योजना, प्रतीक, विधान और इस तरह के कई पॉइंट आते हैं। तो आप देखेंगे आगे। यहाँ बात करते हैं शिल्प विद्यापति का शिल्प पक्ष। विद्यापति का जो शिल्प पक्ष है वो क्या है देखेंगे आप आगे। साथियों, बात करते हैं विद्यापति का शिल्प पक्ष। तो यहाँ देखेंगे आप विद्यापति का जो शिल्प पक्ष है उसका जो देखा जाए तो विद्यापति का भाषा पर असाधारण अधिकार था। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधी, मैथिली, बंगला आदि अनेक भाषाओं के ये पंडित होने के कारण उनका शब्द भंडार भी विस्तृत था और शब्द, पद तथा वाक्य योजना में भी बेकुशल थे। साथियों, विद्यापति शब्द शक्ति का विद्यापति को बहुत अच्छा ज्ञान था और इसीलिए ये भावानुकूल भाषा का निर्माण कर लेते थे। शब्द शक्ति आपने पढ़ी होगी पहले या नहीं पढ़ी है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं।
अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो साथियों अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना। तो यहाँ व्याकरण में जो प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है इसमें काव्य शास्त्र में, पद्य भाग जिसको बोलते हैं। और गद्य भाग में सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है अभिधा शक्ति का होता है। फिर थोड़ा सा लक्षण का मिक्सअप होता है थोड़ा सा। और इसमें जो है पद्य भाग में व्याकरण पार्ट में टोटल ही व्यंजना शक्ति ही आती है। उसमें इन शक्तियों का और दो शक्तियों का कम ही माना जाता है। सबसे ज्यादा व्यंजना शब्द शक्ति ही इसमें आती है। तो यहाँ शक्तियों की बात की जा रही है। वो शब्द शक्तियों का विद्यापति जी को बहुत अच्छा ज्ञान था। तो बच्चों इसीलिए वे भावानुकूल भाषा का निर्माण कर लेते थे। उनकी भाषा में ओज, प्रसाद, माधुर्य तीनों गुण विद्यमान हैं। साथियों ओज, प्रसाद और माधुर्य ये तीनों ही काव्य के गुण कहे जाते हैं। जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेंगे विस्तार से ये चीजें भी। तो यहाँ ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण ये तीनों ही गुण काव्य के गुण कहलाते हैं। काव्य के भी गुण और दोष होते हैं, उनमें से ये गुणों की संज्ञा में आते हैं, इनको गुण कहा जाता है। तो साथियों उनके कला पक्ष की विवेचना जो है निम्न बिंदुओं के आधार पर हम कर सकते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है इसका भाषा शैली, देखेंगे आप आगे। बच्चों बात करते हैं भाषा शैली की। पॉइंट नंबर 1 भाषा शैली। तो भाषा शैली में इनका जैसे कि आप हमेशा याद रखें, कभी भी जो भी पाठ आपको करवाए जाते हैं उन सभी पाठों से संबंधित पहला क्वेश्चन जो होता है उसको जरूर देखें बच्चों, क्योंकि पहले क्वेश्चन में शुरू से एंड तक की पूरे पाठ की सभी डिटेल्स दी जाती है, सारा विवरण किया जाता है। तो उसमें बहुत अच्छा आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट कोई भी पार्ट हो उसका पहला क्वेश्चन जरूर देखा कीजिए। बाद वाले तो आप देखेंगे ही, लेकिन पहला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसको देखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, इसलिए आप उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 1 भाषा शैली की। तो यहाँ भाषा शैली की बात हो रही है, देखेंगे आप आगे। साथियों विद्यापति पदावली की भाषा मैथिली लोक भाषा है। पदावली की भाषा में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के शब्द व्यवहार में लिए गए हैं, परंतु भाषा का मूल रूप और भाव मैथिली ही है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। साथियों भाषा में व्यंग्यपूर्ण ध्वनि का भी कहीं कहीं पुट मिल जाता है। अनेकार्थक शब्द भी उनके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। भाषा और भावों में बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता भी पाई जाती है। यहाँ आपको बता दें भाषा शैली जो उनकी थी वो मैथिली भाषा ज़्यादा ली गई है और यहाँ मैथिली लोक भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। तो आगे आप देखेंगे पॉइंट नंबर 2 अलंकार योजना। साथियों इनकी पदावली में अलंकार योजना का किस प्रकार से प्रयोग रहा है देखेंगे आप आगे। तो अलंकार योजना में बच्चों विद्यापति पदावली में कवि के द्वारा भाषा को सजाने में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है। विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है कवि ने भाषा को सजाने के लिए, अपनी रचना को सजाने के लिए। तो यहाँ जो है सब जैसे कि जिनमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त और व्यतिरेक, विभावना, ललितोपमा, संदेह, भ्रांतिमान इन सभी अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो साथियों यहाँ वय संधि जैसे कि नक्सिक वर्णन और रूप स्वरूप के वर्णन में उपमा अलंकार का विशेष उपयोग किया गया है। बच्चों बात करते हैं और पदावली में रूपक अलंकार का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। सौंदर्य का गत्यात्मक चित्रण करने वाली
रूप का अतिशयोक्ति का भी वर्णन यहाँ किया गया है। तो दो दो पंक्तियाँ दे रखी हैं यहाँ पर उन्हीं उदाहरणों की। जैसे कि रूपक अलंकार की दो पंक्तियाँ हैं, देखेंगे आप। नील नीरज नयन सखी ढरय नीर अपार रे। नील नीरज यानी स्काई कलर का, आंखों से जल बह रहा है। सय का मतलब से, नयन मतलब आंखों से, सखी है सखी मेरी आंखों से नीला, नीले कलर का, हल्के नीले स्काई कलर का नीरज, नीर यानी जो आंसू जिसको कहते हैं, पानी बह रहा है, आंसू बह रहे हैं। ढरे नीर अपार रे, नील नीरज जैसे कि कहते हैं यहाँ लगता है कवि ने जो है कृष्ण की आंखों की उपमा दी है, क्योंकि कृष्ण की ही कमल जैसे नयन है, नील नीरज, नीली आंखें और कमल जैसी बनावट। उन आंखों से धरे नील अपार रे, बहुत ज्यादा अश्रुधारा बह रही है, बहुत ज्यादा अश्रु बह रहे हैं, ऐसा कवि ने कहा है। तो ये जो उदाहरण है साथियों, ये रूपक अलंकार का है। और एक है रूप का अतिशयोक्ति का। कमल जुगल पर चांद कमाला, तापर उपजल तरुण तमाला। ये रूप का अतिशयोक्ति का है, जहाँ किसी भी सौंदर्य को लेकर या किसी भी चीज को लेकर के अतिशयोक्ति हो जाए, जितनी वो नहीं है उससे ज्यादा उसकी प्रशंसा की जाए, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार आ जाता है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे आप, नायिका के सौंदर्य की अनुभूति को तीव्रता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की उत्प्रेक्षाओं का विधान कवि ने किया है। साथियों, प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत व्यापार समष्टि या पूर्ण प्रसंग का साम्य दिखाने के लिए विद्यापति ने अन्योक्ति अलंकार का भी सहारा लिया है। क्या इसकी भी दो पंक्तियां दे रखी हैं। मालती सफल जीवन तोर, तोर विरहे भुवन, भमय भेल मधुकर भोर। ये दो पंक्तियां दी गई हैं कौन से अलंकार की? अन्योक्ति अलंकार से संबंधित। तो साथियों, यहाँ पर कई अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है अपनी शब्द पदावली में। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है आपका वीर रस युक्त ओज गुण। वीर रस युक्त ओज गुण, ओज गुण की बात हो रही है। ये ओज गुण जो है साथियों, ये जोशीला होता है, तो इसी की बात हो रही है। बच्चों, विद्यापति पदावली में उनकी भाषा में ओज गुण वीर रस के अथवा राजसी भावों के वर्णन में ही है। राजा शिव सिंह के युद्ध प्रसंग अथवा वसंत के ऋतुराजत्व वर्णन में ओज गुण पूर्ण शब्दावली विद्यमान है। साथियों, शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की स्तुति में भी ओज गुण विद्यमान है। समास युक्त पदावली तथा संयुक्ताक्षरों का प्रयोग इस शैली के अनुकूल पड़ता है। बच्चों, यहाँ सार्थक वर्णनों कथा प्रसंगों आदि में प्रसाद गुण पूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया गया है। न वहाँ समास है, न कर्ण कटु शब्द और न ही संयुक्ताक्षर। वहाँ सिंपल भाषा में क्या किया गया है देखेंगे आप। नंदक नंदन कदम बेरितरु, धीरे धीरे मुरल गुजा गुलाब। साथियों, यहाँ दो पंक्तियां आपकी दी गई हैं स्टार्टिंग की ही आपके पाठ में। जो शुरू की दो पंक्तियां हैं वो नंदक नंदन, नंद बाबा के नंदन यानी नंद बाबा के पुत्र। नंदन कौन? कृष्ण। कदम बेर तरु तले, कदम बेर कदम का पेड़, तरु वृक्ष, तले नीचे, कदम के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली गुलाब, धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। मुरली से संकेत कर रहे हैं, बांसुरी बजा बजा के राधा जी को संकेत दे रहे हैं कि आपने एकांत में जहां मिलने के लिए हमें वचन दिया था या हमसे वादा किया था, उसी जगह पर तुम्हें मिलने आना है। तो उस मुरली की धुन में साथियों ऐसे संकेत मिल रहे हैं, धीरे धीरे जो स्वरों का जो राग जो छेड़ा है कृष्ण ने, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे राधे को वो मुरली बुला रही है और संकेत
दे रही है। यहाँ इन पंक्तियों का यही अर्थ है। तो साथियों आगे हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है आपका सार्थक शब्द योजना। सार्थक शब्द योजना, चौथे पॉइंट पे चलते हैं। तो बच्चों सार्थक शब्द योजना में विद्यापति की भाषा का एक और महत्वपूर्ण गुण है प्रसंगानुकूल शब्द का प्रयोग करने में विद्यापति बड़े निपुण हैं। इन्होंने दो पंक्तियां यहाँ भी दी हैं। कामिनी करे सनाने हेरियत हनय पचवाने। यहाँ कामिनी शब्द बड़ा सार्थक है बच्चों, जिसमें काम का निवास वही कामिनी, कटाक्ष ही उसके बाण है। जिस ओर वह कटाक्षपात करती है वही कामासक्त हो जाता है। ऐसा इस सार्थक शब्द योजना में बताया गया है। बच्चों बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट है आपका व्यंग्यार्थक शब्द योजना। व्यंग्यार्थक शब्द योजना। बच्चों पांचवें पॉइंट में देखेंगे विद्यापति की भाषा ध्वनि या व्यंग्यार्थक वहन करती चलती है तो विशेष चमत्कार जान पड़ता है। नोक झोंक संबंधी एक पद इसका अच्छा उदाहरण है। कौन सा है नोक झोंक संबंधी? कर धरु करूं मोह पारे देव में अपुख हारे कन्हैया। ये जो उदाहरण दिया गया है ये नोक झोंक संबंधी है बच्चों। इस पद के दो अर्थ किए जा सकते हैं, एक भक्ति पक्ष में और दूसरा आसक्ति पक्ष में। कोई व्यक्ति किसी को देखकर आसक्ति हो जाती है जिसको, या भक्ति भाव होता है। चाहे कोई भी अर्थ ले, दोनों में व्यंग्यार्थक निहित है। हंसी ही आती है, व्यंग मजाक ही लगता है। तो साथियों यहाँ बात हुई व्यंग्यार्थक शब्द योजना की। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 अनेकार्थक शब्द योजना। एक शब्द के कई एक अर्थ निकलते हैं, उसी को हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द योजना। तो बच्चों देखेंगे आप आगे एक ही शब्द को भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त कर अर्थ विस्तार करना भी विद्यापति जानते थे। साथियों आरती शब्द को लें, कहीं आरती शब्द का अर्थ प्रार्थना है, कहीं दुहाई है, कहीं वेदना है और कहीं पैरों पर पड़ना है। तो कहीं विहलता है, कहीं अनुरोध और कहीं बेताबी है। तो साथियों यहाँ जैसे प्रार्थना का एक उदाहरण दिया है, आरती अधिक न करिए लोग सब राखै पहिले मुख शोभ। आरती अधिक न करिए लोग और सब राखै पहिले मुख शोभ। पहले जैसी शोभा ही रखनी है। आरती बहुत बार नहीं की है, बहुत ज्यादा नहीं की है। हे प्रभु सब राखिए, उसी तरह से सब रखना। पहली मुख शोभ, पहले जैसे मेरे मुख की शोभा थी वैसे ही आपको अभी भी रखनी है। ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की गई है इस दोहे के माध्यम से। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। सातवां पॉइंट है आपका प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता, प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह या संकेत। तो बच्चों यहाँ विद्यापति विविध भावों को प्रकाशित करने के लिए प्रतीक पद्धति का प्रयोग करते हैं। उनके पदों में लतिका, कंचन, कुसुम, पानी, दूध, रत्न आदि प्रेम अभिलाषा और सुख विलास आदि के प्रतीक बनकर आए हैं। साथियों ये था प्रतीकात्मकता। और अब बात करेंगे 8वें पॉइंट की। 8वां पॉइंट है आपका बिंब योजना। 8वां पॉइंट बिंब योजना। तो बच्चों बिंब योजना में विद्यापति रूप चित्रण और भाव आयोजन दोनों के द्वारा बिंब की सृष्टि करते हैं और रूप चित्रण में वातावरण और देह संबंधी सौंदर्य को अपनाते हैं। भाव आयोजन में अनुभूतियों, कामनाओं, मनोविकारों और चित्त वृत्तियों के चित्र
उभारते हैं। यहाँ पर ये बिंब योजना, बिंब का मतलब परछाई, बिंब योजना बताई गई है। तो आगे चलते हैं बच्चों, बात करेंगे उपदेशात्मकता की। तो इसमें पदावली में उपदेशात्मकता किस प्रकार से कवि ने इसमें वर्णन किया है पदावली में, देखेंगे आप। बच्चों, विद्यापति ने अपने समाज में देखा था कि लोग मनुष्यता से गिरते जा रहे हैं। उसने अपनी सखी से कहलवाया, हे सखी, मानुष जन्म अनूप। विद्यापति भी वचन पालन पर बल देते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है वचन पालन में? सुपुरुष वचन कबहु नहीं बिचले। जो अच्छा पुरुष होता है, सुपुरुष, अच्छा पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, कबहु नहीं बिचले, अपने वचन से कभी भी विचलित नहीं होता है। जो विधि बामव होए, जो विधि बामव होए। अगर वो श्रेष्ठ पुरुष है, किसी भी तरह से अगर उसमें थोड़ी सी भी बुद्धि है, थोड़ा सा भी ठहराव है, तो वो पुरुष अपने किसी वचन को नहीं तोड़ता, कभी भी अपना वचन देकर के विचलित नहीं होता है। ऐसा बताया है, ऐसा उपदेश दिया है ये उपदेशात्मकता के अंदर। तो आप देखेंगे साथियों, संसार की नश्वरता को देखते हुए परोपकार और भी आवश्यक धर्म है। विद्यापति माधव हम परिणाम निराशा, ये भी पंक्ति कहकर उन्होंने निराश नहीं होते। और तुह जगतारण दीन दया में अतः तुहर विश्वासा। हे ईश्वर, हे माधव, तुम मेरी निराशा का परिणाम तुम ही दोगे क्या? कि तुह जगतारण दीन दयामय, हे दीन दयामय, तुम ही संसार से तारने वाले हो, भव से पार करने वाले हो। अतः तुम्हारा विश्वासा, हे ईश्वर, मुझे तुम्हारा विश्वास है, तुम मुझे कभी भी बीच में डुबाओगे नहीं, जरूर भव से पार करोगे। कहकर विश्वास और आस्था की स्थापना करते हैं। कवि ऐसा बोल करके विश्वास और आस्था की स्थापना करते हैं। वे एक परम आसक्ति भी थे। कौन? कवि विद्यापति। तो साथियों, ये बात हुई उपदेशात्मकता की। अब हम ले चलते हैं आपको निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष की बात करते हैं बच्चों। निष्कर्ष में देखेंगे कि विद्यापति का शिल्प सौंदर्य बड़े मनोवैज्ञानिक आधार पर निखरा। वे लोकमानस के बड़े पारखी थे, इसीलिए उन्होंने अपनी कला को भी लोक कला के निकट रखा। उन्होंने लोक भाषा अपनाई, उसे लोक हृदय और लोक कंठ में विराजमान लोकोक्तियों और मुहावरों से सजाया और लोकगीत की तरंगों पर बिठाकर लोगों के इस लोक के आनंद, श्रृंगार और प्रेम से लेकर लोकोत्तर आनंद भक्ति तक के लिए मुखरित कर दिया। अतः डॉक्टर गुणानंद जुयाल की यह उक्ति तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है। कौन सी? जो ये ऊपर दी गई है कि लोगों के इस लोक के आनंद, श्रृंगार और प्रेम से लेकर लोकोत्तर आनंद भक्ति तक के लिए मुखरित कर दिया है। साथियों, विद्यापति एक कुशल काव्य शिल्पी थे। उनकी पदावली की शिल्प योजना अनुपम एवं अनूठी है। यहाँ पर इनकी शिल्प योजना की बात हुई है। चाहे तो आप शिल्प योजना कहो, चाहे काव्य शिल्पी कहो, चाहे कला पक्ष कहो, चाहे शिल्प पक्ष कहो, इन सभी का एक ही मतलब होता है बच्चों। कभी भी हमें इन बातों को लेकर के भ्रमित नहीं होना है। किसी भी क्वेश्चन को अगर किसी भी प्रकार से बार बार घुमा के दिया जाता है, प्रश्न हो ही होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। इसलिए बच्चों, यहाँ पर आपका शिल्प पक्ष वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम ले चलेंगे आपको आगे, देखते हैं आगे बच्चों।